नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड के हर एक एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट और दोस्तों फेवरेट टॉपिक है। इससे दोस्तों उत्तराखंड के हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वह आपका यूके पीएससी कराए या फिर दोस्तों यूके SSC। ठीक है, दोनों आयोग के द्वारा दोस्तों इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कंप्लीट उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा विंसर ईयरबुक 2025 से रहेगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और बाद में दोस्तों हम इसके MCQ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप दोस्तों इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो दोस्तों आपका रिवीजन हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इसे कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। ठीक है, फ्रेंड्स, 27 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सबका साथ सबका विकास लक्ष्य के साथ उत्तराखंड सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230.07 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा देहरादून में पेश किया। ठीक है, अब देखिए इन लाइनों में हमें क्या समझ में आया कि 27 फरवरी 2024 को राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सबका साथ सबका विकास लक्ष्य के साथ दोस्तों उत्तराखंड का बजट पेश किया था। ठीक है, और उत्तराखंड का बजट कितना था तो दोस्तों 89,230.07 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो वित्त मंत्री आप याद रखिएगा, और जो लक्ष्य है दोस्तों उत्तराखंड बजट 2024-25 का, तो वह भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे हम पिछले वर्ष की। ठीक है, वर्ष 2023-24 का जो बजट था तो वह 77,407.09 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का जो बजट है तो वह लगभग 15% अधिक है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि इस साल का जो बजट है दोस्तों 2024 और 25 का, तो वह पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है तो फ्रेंड्स 15% अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, 2024-25 का जो बजट है तो वह आपका ज्ञान G/AN पर आधारित है। ठीक है, G4 क्या होगा तो दोस्तों गरीब। ठीक है, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। ठीक है, तो इन 4 स्तंभों पर दोस्तों इस वर्ष का बजट आधारित है। ठीक है, बजट में जिन 4 बिंदुओं पर मुख्य फोकस किया गया है तो वह है दोस्तों ज्ञान, जो अभी आपको बताया। ठीक है, G4 आपको बताया गरीब कल्याण, Y फॉर दोस्तों युवा कल्याण। ठीक है, A फॉर अन्नदाता और दोस्तों N फॉर नारी शक्ति। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्नदाता कल्याण के तहत किसानों के लिए बजट 2,415 करोड़ रुपए किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण मिशन एप्पल और दोस्तों किसान पेंशन पर भी फोकस किया गया है। ठीक है, वहीं दोस्तों बात कर लें कि नारी शक्ति के लिए, जिसे हम जेंडर बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जेंडर बजट दोस्तों इस साल 14,538 करोड़ रुपए का है। ठीक है, और इस जेंडर बजट में दोस्तों नंदा गौरा महालक्ष्मी योजना, वात्सल्य योजना और दोस्तों गंगा गाय महिला डेयरी विकास सहित कई योजनाओं पर बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करेंगे हम कि प्रति व्यक्ति आय की। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय
औसत आय बढ़ गई है, मतलब इस साल की जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह दोस्तों बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, 2023-24 में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई, इसके अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 12.64% बढ़ी है। ठीक है, तो दोस्तों इस साल की जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई तो वह आप याद रखिएगा कि 12.64% की वृद्धि हुई है। लगभग हम कह सकते हैं कि 12.5% की दोस्तों वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले वर्ष जो हमारे राज्य की आय थी, ठीक है, तो वह 2,30,994 प्रति व्यक्ति आय थी। ठीक है, और इस साल जो है दोस्तों तो वह आपकी 2,60,201 है। ठीक है, तो 2,60,201। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों हम कि इस रिपोर्ट के अनुसार विकास दर बढ़कर 7.58% पहुंच गई है। ठीक है, और जो दोस्तों राज्य की विकास दर है तो वह 7.58% हो चुकी है। ठीक है, और वर्ष 2022-23 में जो विकास दर थी तो वह दोस्तों 7.03% थी। ठीक है, और दोस्तों 2023-24 में अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 346.2 हजार करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि राज्य की जो पूरी अर्थव्यवस्था है तो वह कितनी हो चुकी है, तो 346.2 हजार करोड़ हो चुकी है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों हमने इस पहले पेज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, सभी दोस्तों हम डिटेल से करेंगे, इसमें आपका समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पूरा अगर डिटेल से किया जाता है तो दोस्तों हमें फैक्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड का पहला बजट 2001-2 के लिए अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। ठीक है, तो उत्तराखंड का पहला जो बजट पेश किया था अंतरिम बजट, तो वह दोस्तों वित्त मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पेश किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो दोस्तों आपको बताना है निशंक। ठीक है, जबकि दोस्तों निर्वाचित सरकार का पहला बजट 2002-03 में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। ठीक है, तो निर्वाचित सरकार के पहले जो वित्त मंत्री बोलेंगे या फिर दोस्तों मुख्यमंत्री जो थे तो नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया था। ठीक है फ्रेंड्स, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में राज्य का पहला बजट सर्वप्रथम 2021-22 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेश किया था। ठीक है, तो दोस्तों जो गैरसैंण में भराड़ीसैंण है या फिर हम कहेंगे कि राज्य का दूसरा जो विधानसभा भवन है, ठीक है, तो वहाँ पर बजट कब पेश किया गया सर्वप्रथम, तो दोस्तों 2021-22 में पेश किया था और इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है फ्रेंड्स, 21 अगस्त 2024 को गैरसैंण विधानसभा में आयोजित सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस वर्ष 21 अगस्त 2024 को गैरसैंण विधानसभा भवन में, ठीक है, आयोजित सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य का पहला जेंडर बजट कब पेश किया गया, तो आपको बताना है 2007-08 में पेश किया गया। ठीक है, और जेंडर बजट के अनुसार दोस्तों इस वर्ष 14,538.05 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। ठीक है, तो जेंडर बजट में दोस्तों कितने रुपए का प्रावधान किया गया, 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जेंडर बजट आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, बजट 2024-25 की थीम क्या थी, तो स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास। ठीक है, तो ये दोस्तों थीम थी इस साल के बजट की। फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम में युगत्र प्लस से क्वेश्चन पूछता है तो वह दोस्तों आपके
कुट वाले क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे तो दोस्तों आपको सिर्फ MCQ ही कराने चाहिए थे। ठीक है, पर दोस्तों कुट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये डिटेल वाली क्लास कराई जा रही है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप, ठीक है, बोरिंग फील ना करें, आप प्यार के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, बोरिंग टॉपिक है और एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, ये आप सभी जानते भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने थीम जानी। ठीक है, अब देखिए इस साल का जो बजट है उसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है दोस्तों त्रिवेणी बजट। ठीक है, और त्रिवेणी बजट के दोस्तों आधार स्तंभ कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो दोस्तों उन्नत उत्तराखंड, सुशासित उत्तराखंड और दोस्तों क्षमतावान उत्तराखंड, जिसे दोस्तों त्रिवेणी बजट बोला गया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट दोस्तों त्रिवेणी बजट के आधार स्तंभ हैं। ठीक है, और दोस्तों उत्तराखंड को अग्रणी उत्तराखंड राज्य बनाने का उद्देश्य रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो उत्तराखंड का बजट है इस साल का, तो वह दोस्तों ज्ञान पर आधारित है। और ज्ञान की आपको फुल फॉर्म भी बताई थी कि G4 गरीब, Y4 युवा, N4 दोस्तों अन्नदाता गांव, ठीक है, और गरीब कल्याण। ठीक है, और दोस्तों N4 आपको बताया महिला सशक्तिकरण। ठीक है, या फिर नारी सशक्तिकरण। ठीक है, और नारी सशक्तिकरण के लिए दोस्तों जेंडर बजट में 14,538 करोड़ रुपए का 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। ठीक है दोस्तों, इस साल का जो बजट है तो वह है आपका 89,230.07 करोड़ रुपए का है। और पिछले वर्ष कितना था, तो दोस्तों 77,407.09 करोड़ रुपए का था। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों इस साल का जो बजट है तो वह कितना ज़्यादा है, तो वह दोस्तों आपका 15.27% ज़्यादा है। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 15% पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष का बजट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेंगे हम कि जो बजट है तो बजट में दोस्तों की कुल जो प्राप्तियां हैं तो वह कितनी हुई। ठीक है, देखिए जो राजस्व प्राप्तियां हैं और पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ठीक है, तो ये कितनी है, तो राजस्व प्राप्तियां 60,552.9 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां तो ये दोस्तों 28,044.21 करोड़ है। ठीक है, और कुल जो प्राप्तियां हैं इन दोनों को प्लस करके तो वह दोस्तों 88,597.11 करोड़ हैं। ठीक है, और दोस्तों अब बात कर लेंगे हम व्यय की कि कितना खर्च होगा, तो दोस्तों राजस्व व्यय जो होगा आपका 55,815.77 करोड़ होगा। पूंजीगत व्यय जो होगा दोस्तों तो वह आपका 33,414.03 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका टोटल व्यय होगा इन दोनों को प्लस करके। ठीक है, ऊपर हमने कुल प्राप्तियां जानी, तो प्राप्तियां आप याद रखिएगा कि 88,597.11 करोड़ दोस्तों कुल प्राप्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, जो राजस्व घाटा है तो वह अभी अनुमानित नहीं है, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, राजस्व सरप्लस की बात करेंगे हम तो 4,737.13 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो राजस्व सरप्लस भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपका PCS का मेंस होगा तो उसके लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। जो उत्तराखंड SI का एग्ज़ाम होगा 12 जनवरी को, तो उसके लिए भी दोस्तों ये क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखनी है। देखिए अगला पॉइंट है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, मतलब जो दोस्तों किसी वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल जो राजस्व होता है, ठीक है, कुल जो प्राप्तियां होती हैं और वो दोस्तों कुल व्यय जो होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस राजकोषीय घाटा
कहलाता है। ठीक है, वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा दोस्तों 9,416.43 करोड़ रहने वाला है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9,416.43 करोड़। ठीक है, ये राजकोषीय घाटा है। जो राजकोषीय घाटा है दोस्तों, तो वह आपका सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.39% है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सकल घरेलू उत्पाद जो होता है आपका, जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, तो उत्तराखंड की जीडीपी का जो राजकोषीय घाटा है तो वह 2.39% है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि राज्य का कुल राजकोषीय घाटा 2023-24 के दौरान कितना था, तो ये दोस्तों 9,046.91 करोड़ था। ठीक है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड की सर्वाधिक आय। ठीक है, जो होती है उत्तराखंड की सर्वाधिक आय या फिर जो उत्तराखंड को सर्वाधिक रुपया मिलता है, तो वह दोस्तों कहाँ से मिलता है, तो वह आपका लोक ऋण से मिलता है। जो लोक ऋण होता है दोस्तों उससे मिलता है, और लोक ऋण का दोस्तों पूरे बजट में 31.30% भाग है। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपका जो पटवारी वाला एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, पिछले वर्ष 2023 में, तो उसमें पूछा भी गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों बजट से, तो सभी पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि सर्वाधिक जो खर्चा होता है तो वह आपका वेतन भत्ते, मजदूरी और अन्य खर्चों पर होता है, और लगभग ये दोस्तों 22.63% होता है। मतलब जो कुल खर्च होगा करेगी सरकार, कुल खर्च करेगी, तो उसमें सर्वाधिक जो खर्च होता है तो वह दोस्तों आपका वेतन भत्तों और मजदूरी पर खर्च होता है, लगभग दोस्तों 22.63%। ठीक है, जबकि सर्वाधिक जो आय होती है तो वह दोस्तों 31.30% लोक ऋण से होती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे कि सर्वाधिक, अब देखिए आय जो खर्च करती है, ठीक है, तो वह कहाँ कहाँ करेगी, या फिर सर्वाधिक जो दोस्तों प्रावधान किए गए हैं तो वह क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कि स्वास्थ्य और शिक्षा के विकास के लिए 15,376 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। ठीक है, अवसंरचना विकास हेतु दोस्तों 13,780 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गरीब कल्याण के लिए दोस्तों 5,658 करोड़ रुपए का, और ग्राम्य विकास के लिए दोस्तों 2,910 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कि सार्वजनिक क्षेत्र जिसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं तो वह क्या होता है, तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित उद्यमों का क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। मतलब ऐसे क्षेत्र या ऐसे दोस्तों उद्योग जो सरकारी होते हैं, ठीक है, जिसमें दोस्तों सरकार अपना हैंडल या फिर अपना उस पर कब्जा रखती है, तो वह दोस्तों आपका सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र तो दोस्तों जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, ठीक है, जिस पर सरकार का अधिकार नहीं होता, तो वह सभी आपके निजी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और संयुक्त क्षेत्र, तो संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, जिसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो सरकार और निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों के संयुक्त स्वामित्व वाले उद्योगों को दोस्तों संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लिमिटेड कंपनी क्या होती हैं, ठीक है, तो ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व अंशदाताओं के बीच बटा हुआ हो और प्रत्येक अंशदाता का उत्तरदायित्व उसके अंश तक सीमित हो, वह कंपनी लिमिटेड कंपनी कहलाती है। लिमिटेड जो कंपनियां होती हैं, जैसे मान लीजिए दो व्यक्तियों ने 10 रुपये लगाए, एक ने 6 रुपये और दूसरे ने दोस्तों 4 रुपये। ठीक है, अब इनका जो प्रॉफिट होगा या फिर दोस्तों इनकी जो कुल पूंजी होगी, ठीक है, तो वह दोस्तों आपके 6 और 4 के रेशियो में ही बटेगी। ठीक है, 6-4 का रेशियो मतलब 3 और 2 के रेशियो में ही बटेगी। ठीक है, तो ये दोस्तों इनके अंश के अनुसार लाभ बंटता है। ठीक है, जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं।
ठीक है। अब देखिए आगे है हमारा कि शहरी विकास के लिए कितने रुपए का प्रावधान है। तो दोस्तों 2,565 करोड़ रुपए का, जनजाति कल्याण के लिए 718 करोड़, ठीक है। अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए तो दोस्तों 2,184 करोड़, ठीक है। हवाई सेवाओं के लिए दोस्तों 144 करोड़, पीएम आवास योजना के लिए दोस्तों 601 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों सभी पॉइंट्स आपको नहीं याद रखने हैं, ठीक है। देखिए इसमें याद क्या रखना है आपको, पीएम आवास योजना याद रखनी है कि पीएम आवास योजना के लिए 601 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महिला विकास के लिए 14,538 करोड़ रुपए का प्रावधान है, क्योंकि दोस्तों ये आपका जेंडर बजट है, इसलिए आपको याद रखना है। युवा कल्याण आपको याद रखना है, युवा कल्याण के लिए दोस्तों 534 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ठीक है। और विज्ञान केंद्र चंपावत के विकास हेतु 3 करोड़ रुपए, मतलब जो चंपावत में दोस्तों विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखनी है, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए विशेष घोषणा 2024-25 में क्या क्या की गई हैं। तो प्रशासकीय एवं अनावासीय भवनों की रूफटॉप सोलर योजना, मतलब दोस्तों ऐसे जो भवन हैं जिनके ऊपर दोस्तों क्या होगा आपके सोलर पैनल वगैरह लगाए जाएंगे, जो सरकारी भवन हैं, तो उनके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे जानेंगे दोस्तों हम, और ये इम्पोर्टेंट है हमारे जीएस के लिए भी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के एक अनुषंगिक बैंक के रूप में की गई थी। इसे दोस्तों 1976 में भारतीय रिजर्व बैंक से अलग करके भारत सरकार ने इसका स्वामित्व अपने हाथों में ले लिया था, ठीक है। मतलब दोस्तों पहले जो ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक थी तो यह आरबीआई के साथ मिलकर कार्य करती थी, पर 1976 में दोस्तों इसे अलग कर दिया और भारत सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। यह उद्योगों के विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं देने वाली प्रमुख वित्तीय संस्था है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई, 1976 में हुई थी, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य दोस्तों ऋण देना होता है और अन्य सुविधाएं जो वित्त से संबंधित होती हैं तो वह देता है, ठीक है। अगला है दोस्तों भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, जिसे दोस्तों सिडबी कहते हैं, सिडबी, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये दोस्तों सिडबी है जिसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में की गई थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसका कार्य क्या होता है, जो दोस्तों लघु उद्योग होते हैं तो उन्हें उनके विकास के लिए ऋण देना होता है, ठीक है। उन्हें प्रोत्साहित करना होता है, ठीक है। और उनके विकास के लिए दोस्तों सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे है दोस्तों कि राज्य वित्त निगम, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राज्य वित्त निगम, इसकी स्थापना दोस्तों 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम के द्वारा की गई, ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले राज्य वित्त निगम जो स्थापित किया गया तो वह पंजाब राज्य में स्थापित किया गया था 1953 में, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य दोस्तों लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे दोस्तों बनाया गया था, ठीक है। मतलब दीर्घकालीन दोस्तों ये ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों को, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ऊपर भी दोस्तों हमारा एक इंडेक्स छोटा था, उसे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए जीएसटी परिषद यह वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A का पार्ट ए के अनुसार स्थापित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जीएसटी परिषद की स्थापना जो हुई थी तो वह दोस्तों आपके 279
ए का पार्ट ए के तहत की गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री करता है और अन्य सदस्य केंद्रीय राजस्व या वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखेंगे हम दोस्तों हमारी ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपका दोस्तों एग्जाम में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों जिसमें हम नैपकॉन्स के बारे में जानेंगे। जो नैपकॉन्स होती है दोस्तों, यह नाबार्ड के अंतर्गत ही कार्य करती है। नाबार्ड आप सभी जानते हैं 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम और दोस्तों कि किस किस योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया है बजट में। देखिए, लखवाड़ बांध परियोजना, इसके लिए 250 करोड़ रुपए का। सोंग बांध परियोजना 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जमरानी बांध परियोजना, इसके लिए दोस्तों 710 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, परिवहन में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्या आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो आपकी चारधाम यात्रा है उसके बीच में इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट लगाए जाएंगे जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो ये तीनों बांध हैं ये आप याद रखिएगा कि जमरानी बांध के लिए 710 करोड़ रुपए, सोंग बांध के लिए 300 करोड़ रुपए और लखवाड़ बांध के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे है दोस्तों मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत दोस्तों 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, वाइब्रेट विलेज योजना के लिए दोस्तों 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स पर्यटन विकास बजट के लिए 390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, 2030 तक पर्यटन में 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये आप याद रखेगा। और राज्य की GDP में पर्यटन का योगदान दोस्तों 15% है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि राज्य की GDP में उत्तराखंड पर्यटन का कितने प्रतिशत योगदान है, तो आपको बताना है 15% दोस्तों योगदान है। ठीक है, और 2030 तक दोस्तों टारगेट रखा गया है पर्यटन क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है युवा कल्याण और खेलकूद से संबंधित। ठीक है, और जो दोस्तों राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, कब किए जाएंगे, तो दोस्तों आपके 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया तो 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खेल कुंभ के लिए दोस्तों 27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों समाज कल्याण के लिए। ठीक है, तो समाज कल्याण में मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान हेतु 28 करोड़ रुपए का प्रावधान, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए 23 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अगला है दोस्तों हमारा महिला शक्ति उत्थान, जिसे दोस्तों जेंडर बजट कहते हैं। ठीक है, तो जेंडर बजट में दोस्तों पिछले वर्ष की तुलना में 617 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में जेंडर बजट में 16% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि नंदा गोरा योजना 195 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, CM आंचल अमृत योजना 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना 5 करोड़ रुपए का प्रावधान, गंगा गाय महिला डेयरी विकास के लिए 5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये भी आप चारों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये सीधे दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेंगे और जब आपको नहीं आएगा तो आप दोस्तों इसे सिर्फ छोड़कर ही आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
देखिए कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें हैं तो उन्हें भी जान लेते हैं कि स्टेट मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों अभी हमने 2023 में मिलेट ईयर्स के रूप में मनाया था। ठीक है, तो इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य दोस्तों स्टेट मिलेट मिशन शुरू करने जा रहा है। ठीक है, और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना भी शुरू की गई है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। दालचीनी और मिशन तिमरू के लिए 10 वर्षीय कार्य योजना तय की गई है। ठीक है, तो दालचीनी और मिशन तिमरू ये भी आप याद रखिएगा। खुशहाल गांव के लिए महायोजना हेतु 925.6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, और मिलेट मिशन योजना हेतु दोस्तों 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मिलेट मिशन योजना 7 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे है दोस्तों किसान पेंशन योजना 46 करोड़ रुपए। ठीक है, और वाइब्रेट विलेज योजना के लिए दोस्तों 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये ऊपर हमने जान लिया था कि मिशन एप्पल के लिए दोस्तों 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आगे दोस्तों हमारे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। आर्थिक समीक्षा करेंगे दोस्तों हम कि पर्यटन को राज्य में उद्योग का दर्जा प्राप्त है। आप सभी जानते हैं ठीक है कि राज्य में 2018 में ठीक है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इस समय दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और 2001 और 2015 को पर्यटन वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। ठीक है, देश की जीडीपी रैंकिंग में उत्तराखंड का 25वां स्थान है। ठीक है, और जबकि प्रति व्यक्ति आय में देश में 6ठा स्थान है। तो देखिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि देश की जीडीपी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, 20वां। ठीक है, और देश में उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है। ठीक है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का आकार 1.95 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 3.46 लाख करोड़ रुपए के लगभग अनुमानित है। ठीक है, और वर्ष 2024-25 में अर्थव्यवस्था का आकार दोस्तों 3.94 लाख करोड़ रुपए ले जाने का टारगेट है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट दोस्तों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि जो हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्र में दोस्तों राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किन क्षेत्रों का है। तो देखिए पहला क्षेत्र है हमारा कृषि एवं सहायक क्षेत्र, तो इसका 9.99% योगदान है। ठीक है, औद्योगिक पर्यटन सहित तो ये दोस्तों आपका 46.84% योगदान वाला है। सेवा क्षेत्र ठीक है, तो इसमें दोस्तों 43.13% का योगदान है। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों जो द्वितीय क्षेत्र है तो उसका राज्य की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान रहता है और वह भी दोस्तों 46.84%। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य में उद्योग 5 गुना, निवेश 20 गुना तथा नौकरियां 8 गुना बढ़ी हैं। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार। ठीक है, राज्य की विकास दर दोस्तों 2023-24 में 7.58% रही। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है तो वह दोस्तों आपका 7.3% है। ठीक है, 7.3%। ठीक है, तो विकास दर आप याद रखिएगा 7.58%। ठीक है, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 2,33,000 रुपये से बढ़कर 2,60,201 रुपये पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय में दोस्तों 12% की वृद्धि हुई। राज्य में रोजगार की संख्या बेरोजगारों की संख्या लगभग 9 लाख अनुमानित की गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि राज्य में बेरोजगारों की संख्या कितनी है, तो 9 लाख रुपए है। ठीक है, तो ये चीज़ सभी आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो बजट है आपका इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सभी इसमें डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बेरोजगारी की दर, तो बेरोजगारी की दर में दोस्तों
8.4% से घटकर 4.9% रह गई है। देखिए, पहले जो राज्य में बेरोजगारी दर थी तो वह 8.4% थी और ये दोस्तों घटकर 4.9% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों की दर 10% से घटकर 4.5% रह गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि राज्य में जो बेरोजगारी दर थी तो वह पहले 10% थी, अब ये दोस्तों घटकर 4.5% रह गई है। वहीं बात करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कि पहले जो महिला बेरोजगार दर थी तो वह 3.1% थी और ये दोस्तों अब बढ़ गई है। अब महिलाओं में दोस्तों बेरोजगारी जो दर है तो वह 4% हो चुकी है। गरीबी रेखा से दोस्तों लगभग 9,17,299 लोग बहुआयामी गरीबी के मानकों से बाहर आए हैं। मतलब राज्य में पहले जो थे दोस्तों लगभग 9,17,299 लोग गरीबी रेखा में थे और ये गरीबी रेखा से दोस्तों बाहर आए हैं। अब देखिए, जानेंगे हम प्रति व्यक्ति आय के बारे में कि हमारी पिछले वर्षों में कब कब दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, ठीक है, और किस राज्य में कितनी प्रति व्यक्ति आय है, औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो ये सभी चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, और दोस्तों प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड आपका जो स्टेनो वाला एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। बात करेंगे दोस्तों हम कि प्रचलित भावों व नवीन श्रृंखला के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय की स्थिति। देखिए, हम सिर्फ पिछले 3 वर्षों की प्रति व्यक्ति आय जान लें, ठीक है, तो 2021 और 22 में जो प्रति व्यक्ति आय थी तो वह सिर्फ 1,96,282 थी। ठीक है, और 2022 और 23 में यह बढ़कर दोस्तों 2,33,000 हो गई और 2023-24 में यह दोस्तों 2,60,201 रुपये हो चुकी है। ठीक है, तो वर्तमान में कितनी प्रति व्यक्ति आय है? 2,60,201 रुपये। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों हम कि जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है उससे कंपेयर से, तो देखिए भारत में जो 2022 और 23 में प्रति व्यक्ति आय थी तो वह 1,72,276 रुपये थी और हमारे राज्य की कितनी थी तो दोस्तों 2,33,000। अब उत्तराखंड की कितनी हो गई तो दोस्तों 2,60,201 हो गई, जबकि देश की दोस्तों 1,85,854 रुपये हो चुकी है। ठीक है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो लगभग 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, और दोस्तों जबकि हमारे देश की जो औसत प्रति व्यक्ति आय है तो उसमें कितनी वृद्धि हुई तो सिर्फ 7.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमारा राज्य दोस्तों देश की प्रति व्यक्ति आय से ऊपर है। अब जानेंगे दोस्तों हम कि राज्य की जनपदवार आय, तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपदों में दोस्तों टॉप 3 में है हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून। हरिद्वार जनपद की दोस्तों सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, पिछले वर्ष जो थी तो 2,93,078 रुपये थी, अब दोस्तों 2024-25 में 3,62,000 रुपये हो चुकी है। उधमसिंह नगर की दोस्तों पिछले वर्ष 2,20,429 रुपये थी, अब दोस्तों 2,70,000 हो चुकी है। ठीक है, देहरादून दोस्तों तीसरे स्थान पर है जिसकी प्रति व्यक्ति आय पहले 2,15,064 रुपये थी और अब दोस्तों 2,35,000 हो चुकी है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि टॉप 3 जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद हैं कौन कौन हैं तो हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून। ठीक है, अब जानेंगे दोस्तों हम न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाले जनपद। तो सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह दोस्तों रुद्रप्रयाग की है, इसकी कुल 93,160 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है दोस्तों बागेश्वर जिसकी प्रति व्यक्ति आय 98,755 रुपये है और अल्मोड़ा की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों पूरी 1 लाख रुपये है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों न्यूनतम 3 जनपद जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे नीचे हैं। देखिए, अब हम जानेंगे क्षेत्रों के बारे में कि किस क्षेत्र का कितने प्रतिशत योगदान है राज्य की जीडीपी में।
ठीक है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो इसमें भी हम दोस्तों पिछले वर्ष और इस वर्ष के बारे में ही जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2023 में जो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था तो वह 12.36% था। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र का दोस्तों 46.21% था। तृतीय क्षेत्र का 41.43% था। ठीक है, और दोस्तों 2024-25 में अब प्राथमिक क्षेत्र का 9.99% हिस्सा हो गया। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र का दोस्तों 46.84% हो गया, और तृतीय क्षेत्र का दोस्तों 43.17% हो चुका है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राज्य की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है तो वह किस क्षेत्र का है, तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र का है। और कितने प्रतिशत? 46.84%। ठीक है, और 43.17% दोस्तों तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र का योगदान है। ठीक है दोस्तों, कुछ आपदा राहत के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किया था, तो कितने रुपए का प्रावधान किया? 86 करोड़ रुपए का। फ्रेंड्स, 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पहली बार बजट का प्रावधान किया है। इस मद में दोस्तों प्रारंभिक राशि 86 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। ठीक है, आपदा राहत के लिए वित्त मंत्री ने स्पष्ट प्रावधान करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पूरे देश में भूस्खलन के मामले में पहला जो जनपद है तो वह दोस्तों आपका रुद्रप्रयाग है। उसके बाद दोस्तों टिहरी जनपद आता है। तो दोस्तों हमारा राज्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त राज्य है। यहाँ दोस्तों वन अग्नि देखने को मिलती है, बादल फटने जैसी घटना देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। तो बजट में भी दोस्तों आपदा राहत के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। अब देखिए बात करेंगे हम कि MSME नीति को मंजूरी। 3 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर निवेशकों को 4 करोड़ रुपए तक का सहयोग मिलेगा सब्सिडी के रूप में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट बैठक में मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा देना, हरिद्वार और ऋषिकेश को रीडेवलपमेंट प्लान के लिए तैयार करना, ऋषिकेश के 84 कुटिया क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करना। ठीक है, उत्तराखंड की ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी। ठीक है, प्रांतीय पुलिस सेवा में पद बढ़ाना। ठीक है, और दोस्तों आयुर्वेद विभाग के मिनिस्ट्रियल संवर्ग को मर्जन करना आदि फैसले लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ आप याद रखिएगा। अब दोस्तों हम थोड़े से आंकड़े देख लें जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राज्य को आय जो होती है सर्वाधिक कहाँ से होती है, तो राज्य को सर्वाधिक आय जो होती है तो वह दोस्तों लोक ऋण से होती है। और कितनी हुई, तो दोस्तों 31.30% हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों सर्वाधिक जो आय होती है तो वह आपकी ये होती है दोस्तों स्वयं का कर राजस्व से। ठीक है, मतलब राज्य जो टैक्स वसूलता है तो वहाँ से आय होती है, और कितनी 25.24% होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम को हार्ड बना देते हैं। अब देखिए राज्य का पैसा जाता कहाँ है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो जाता है दोस्तों राज्य का पैसा तो वह आपके वेतन भत्ते, ठीक है, और मजदूरी आदि कार्यों में जाता है। लगभग दोस्तों आपका 22.63% ये वेतन भत्तों में ही चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए राज्य सरकारों का कर राजस्व ये क्या होता है, तो राज्य सरकारों के कर राजस्व के मुख्य स्रोत केंद्रीय आयकर, उत्पाद शुल्क में राज्यों का भाग, वाणिज्यिक कर, मालगुजारी, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क और मादक पदार्थों पर उत्पादन कर। ठीक है, ये सभी दोस्तों राज्य के
राजस्व कर होते हैं, जहाँ से राज्य को आय होती है। राजस्व घाटा क्या होता है? तो राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के बीच के अंतर को दोस्तों राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, भारत में दोस्तों 1970 के दशक से ही लगातार राजस्व घाटे की स्थिति रही है। ठीक है दोस्तों, चाहे वह आपका राज्य का बजट हो या फिर केंद्र सरकार का, हर बार उसमें दोस्तों आपको राजस्व घाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, ये स्थिति जो है दोस्तों यह वित्तीय तौर पर हानिकारक मानी जाती है। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखिएगा कि आपकी जेब में 10 रुपये हैं, पर आप उन्हें 10 रुपये की जगह 12 रुपये खर्च कर रहे हैं। ये 2 रुपये दोस्तों आप उधार ले रहे हैं, तो आप क्या होगा दोस्तों, आप पर 2 रुपये का कर्ज हो गया। ठीक है, तो यही है दोस्तों एक तरीके से आपका राजस्व घाटा है। ठीक है, कमाते कम है पर खर्च ज़्यादा करते हैं। अनुपूरक अनुदान क्या होता है? तो संसद की ओर से स्वीकृत मांगे अनुमानित होती हैं, इसलिए यदि किसी विभाग के व्यय के लिए राशि कम हो जाए और सरकार लोकसभा में अनुपूरक मांग पेश करती है, इसे अनुपूरक अनुदान कहते हैं। यही प्रक्रिया राज्य में भी लागू होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको किसी चीज़ पर खर्च करने के लिए पैसे दिए गए पर वह दोस्तों कम पड़ गए, तो अब क्या होगा, अब हमें जो पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम दोस्तों अनुपूरक अनुदान लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये दोस्तों हमने अपना पूरा बजट देखा। ठीक है, अगर आपने ये पूरी क्लास देखी है तो दोस्तों आपको ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों आपको पूरा एग्ज़ाम में घाटा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने MCQ लगाएंगे। ठीक है, और MCQ आप जरूर देखिएगा, उससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं तो वह भी दोस्तों आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप MCQ वाली क्लास ज़रूर देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण की। ठीक है, इससे दोस्तों आपको एग्जाम में पूरी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।